ओके सो आज हम ट्रांसलेट करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि W H आउडेन के द्वारा लिखा हुआ है। राइट। वाइंस्टन ह्यूज आउडेन, जिनकी जो जिंदगी का पीरियड रहा और जीने मरने का कार्यकाल रहा, वो 1907 से 1973 के बीच का रहा। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। ओके, इस बात को समझना जरूरी है कि ये प्लिट्जर प्राइज क्या है। राइट। प्लिट्जर प्राइज, राइट, हम समझते हैं कि ये प्लिट्जर प्राइज है क्या। द प्लिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट in newspaper, magazine, and online literature and musical composition in the United States। सो इससे पता चलता है कि जो प्लिट्जर प्राइज है वो उन लोग को दिया जाता है, उन लोग को अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है जो मैगजीन लिखते हैं, न्यूज़पेपर लिखते हैं, राइट, ऑनलाइन लिटरेचर में जो शामिल होते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट में ऐसे लोगों को जो जिनकी अच्छी अचीवमेंट रहती है, जो अच्छा करते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, पॉपुलैरिटी गैदर करते हैं, ऐसे लोग को प्लिट्जर प्राइज दिया जाता है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। राइट। सो प्लिट्जर प्राइज का मतलब आप समझ चुके होंगे। राइट। और इनको जो प्लिट्जर प्राइज मिला वो किस लिए मिला? फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। जितने भी कवि होते थे, इसके पहले वाले चैप्टर में ये चीज आया था, वो अपना एक मोटा सा संग्रह यानी बुक रखा करते थे और सारी की सारी कविताएं उसी में लिखते थे, उसी में एडिट करते थे, उसी में उसी को देखते थे, उसी को रिव्यू करते थे। सो इनका भी जो था कलेक्शन, जो बुक था, लंबी चौड़ी जो संग्रह कह सकते हैं, वो था द एज ऑफ एंजाइटी। इसी में सारे कुछ लिखते थे। right, was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator, and editor, right। वह एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, नाटककार, आलोचक, अनुवादक और संपादक थे। राइट। ये क्या क्या थे? ये सारे चीज थे। संपादक भी थे, नाटककार भी थे, आलोचक भी थे। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। और पोएट्री को एक बड़ा सीरियसली लेके चला करते थे, उनके लिए सीरियस गेम था, उसी में दिन रात लगाया करते थे। राइट। which should defend people's self awareness, but it should in no case directly affect men's political or religious choices। राइट। बताते हैं कि इनकी जो पोएट्री थी, जिसको ये बड़ा ही दिल पे लेके चला करते, बड़ा सीरियस हुआ करते थे, जो लोगों की आत्म जागरूकता पर गहराई से काम करती थी। इनकी जो लेख थी, ये जो कविता लिखते थे, वो लोग की अवेयरनेस के बारे में लिखा करते थे, लेकिन यह किसी भी तरह से सीधे किसी के राजनीतिक या धार्मिक पसंद को प्रभावित नहीं करता था। इनकी जो कविताएं थी वो केवल सेल्फ अवेयरनेस के लिए, हर एक आदमी की जागरूकता के लिए होया करती थी। उसके अलावा इनकी कोई भी कविता ऐसा नहीं था जो किसी को धर्म से, किसी के राजनीतिक पसंद नापसंद से कोई, इनकी कविताएं से कोई प्रभावित हो। His early poems exhibit his interest in political affair and idea, but later poems are overly Christian and more personal in tone। जो पहले की कविताएं थी, बताया जाता था कि जो उनकी पहले की कविताएं थी, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे। राइट। पॉलिटिक्स के बारे में, उसके अफेयर के बारे में बताया करते थे, लेकिन बाद में जब लिखने लग गए, उनके बाद की जो कविताएं थी वो क्रिश्चियन और अधिक व्यक्तिगत की टोन में थी, अधिक व्यक्तिगत रूपी थी। राइट। वो कोई पॉलिटिक्स में, कोई इसमें नहीं थी, अवेयरनेस के बारे में लिखते थे।
एज ए टेक्नीशियन, यहाँ टेक्नीशियन का मतलब है कि लिखावट में जो मिस्त्री थे, मतलब लिखावट का जो माहिर थे, उसके बारे में बताया जाता है कि एज ए टेक्नीशियन Auden explored a variety of stanza forms and meters, right? As a technician और टेक्नीशियन के रूप में ऑर्डन ने विभिन्न प्रकार के श्लोक के रूपों को और छंद के बारे में पता लगा। श्लोक और छंद जो होता है, इसे पढ़ते हैं कविताएं, जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से मिलता है उसको श्लोक और छंद कहते हैं। उसके बारे में इन्होंने काफी पता लगाया है। He had a passion for word coining and using archaic words। बताया जाता है कि वो शौकीन तो थे ही थे, और उन्हें शब्द संयोग और पुरातन शब्दों को उपयोग करने का शौक था, जो उन्हें कई बार समझना मुश्किल हो जाता था। इसके साथ साथ वो क्या शौकीन थे, वो जो कविताएं लिखते थे, छंद लिखते थे, श्लोक लिखते थे, पुराने पुराने वर्ड को, पुराने पुराने वोकेबलरी को चुन के लिखा करते थे, जो कि कभी कभी उनके लिए भी चैलेंज हो जाता था, वो भी नहीं समझ पाते थे। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। उन्होंने इंग्लैंड जल्दी छोड़ दिया था, और वो हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गए थे, रहने आ गए थे। Auden's work is divided into the British and American phases। इनकी जो काम थी, इनकी जो रचनाएं थी, दो चरणों में विभाजित थी। एक था ब्रिटिश और दूसरा था अमेरिकन। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, जो इंग्लिश फेज था, जो यूनाइटेड स्टेट का चरण में लिखे थे, वो उसमें जो महत्वपूर्ण कविताएं लेख थी, वो था द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, अ स्पेन एंड अनदर टाइम्स, राइट। इसमें पूछा भी जा सकता है एक नंबर एक क्वेश्चन में कि उनकी जो W.H. ऑर्डन की जो दो फेज में कविताएं थी, उसमें ब्रिटिश में कौन सी थी, अमेरिकन में कौन सी थी। सो ये वाला ब्रिटिश में था। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, जो अमेरिकन फेज में इन्होंने लिखा था, वो था द न्यू ईयर्स, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ अकीलीज। सो ये इन्होंने अमेरिकन फेज में लिखा था, अमेरिकन चरण में, और ऊपर वाला यूके में था, राइट। द प्रेजेंट लिरिक, अब प्रेजेंट लिरिक की बात करें जो हम पढ़ने जाएंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट enacts the frustration inherent in human life, the aspiration that are not fulfilled, and the sense of loneliness in which every individual lives and die। बताया जाता है कि जो अभी जो प्रेजेंट की कविता है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, राइट, यह एक मानव जीवन के निहित हताशा को पूरा करता है, जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है और अकेलेपन की भावना होती है, जिसमें हर व्यक्ति जीता और मरता है। बताते कि ये जो कविता है लिखा गया मानव जीवन के बारे में, जो जिनके अंदर हमेशा हताशा भरा रहता है, निराशा भरा रहता है, और वो आकांक्षाएं कभी पूरी होती नहीं है, और फिर हम अकेलेपन की शिकार हो जाते हैं, राइट, और इसी तरह हम जीते हैं और मरते हैं। इसके बारे में इन्होंने लिखा है, जो हम कविता आगे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। और इन्होंने लास्ट में कहा है कि हमें हमेशा आशावान होना चाहिए, हमें निराश कभी नहीं होनी चाहिए अपनी जिंदगी से। तो हर एक कविता में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें सीखना चाहिए, और जिससे हमें कुछ ज्ञान लेना चाहिए, ना कि केवल हम एग्जाम में लिखने के लिए इसको याद करें। ठीक है, थैंक यू। यदि अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं, यदि और आपको कोई डिमांड हो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। राइट, अब हम आते हैं अष्टांजा में। अब हम आगे हम बढ़ते हैं कविता में। इसमें इन्होंने
क्या क्या लिखा है और क्या क्या वर्णन किया है। सो फर्स्ट जो स्टांजा है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब यहाँ पे है कि एक पौधे की बात करें, इसमें फूल पत्तियों से पूरा लदा हुआ होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और nurses flowers will not last, nurses to the graves are gone, and the parade go rolling। पराग में यहाँ पे वो बच्चे का 4 चक्के वाला गाड़ी होता है उसकी बात किया जा रहा है, उसको चलाने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ कह तो कुछ और रहे हैं, बट यहाँ पे सेंस कुछ और आता है इस कविता में। इस कविता में बेसिकली इन्होंने इंसान के बारे में बताया है और बोला है कि जो लोग हैं, राइट, इस रंजा में कवि का कहना है कि तीव्र गति से गिरते हुए पत्तों के समान, राइट, तीव्र गति से गिरते हुए और झड़ते हुए पत्तों के समान मानव कष्ट और बीमारी की वजहों से मौत की ओर तेजी से जाता है, तेजी से चला जाता है और जा रहा है। कुछ भी टिकाऊ नहीं है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई भी आदर्श व्यक्ति इस धरा पर, इस धरती पर नहीं है जो आने वाली पीढ़ी को बचाने रखने का कुछ काम कर रहा है और उसको सहारा दे सके, राइट। इसके बावजूद भी जीवन चक्र चल रहा है। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आशाएं पूरा नहीं हो रही, लोग हताश हो रहे हैं और मानवीय भावनाएं महत्वहीन हो चुकी है, राइट। दूसरी स्टैंजा में कहते हैं विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग मतलब होता है कानाफूसी करना। यहाँ पे ये यमदूत के से रिलेट करते हैं कि यमदूत के जो यमदूत के जो वो हैं, जो लोग के प्राण को हरते हैं, वो आते हैं धरती पे और कानाफूसी करके whispering neighbors left and right plug us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees, right। So यहाँ पे दूसरे स्टांजा में इनका ये कहना है कि मानव के व्यवहार से विचलित, इस कवि ये कहना चाहते हैं कि ये चारों ओर भद्रजन मतलब उनके जो मरने के बाद यमदूत हमें यहाँ से ले जाते हैं, उनके लोगों की बात कर रहे हैं। चारों ओर भद्रजनों के वास्तविक आनंद परस्पर प्यार को उजाड़ने हेतु यमदूत मौजूद हैं। जिस रंग में दुनिया ढल रही है, वैसे में आज जो लोग कामकाजी हैं, कल की तिथि में बेकार बन जाएंगे। प्रत्येक मानव अपने आप में सिमटकर अकेला पड़ जाएगा, राइट। बहुत अच्छी पंक्ति है, यहाँ पे इन्होंने स्टांजा के थ्रू कहने की कोशिश किया इन्होंने, राइट। थर्ड स्टांजा है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, arms raised stiffly to reprove in false attitude of love, राइट। यहाँ पे कवि तृतीय स्टांजा में कहना चाहते हैं कि जीवन पथ पर बढ़ने के क्रम में सैकड़ों लोगों के शव लकड़ी की ताबूतों में दिखाई पड़ते हैं। उन मृतकों की बाहें अकड़ कर उठी हुई हैं, मानो वे मानव समुदाय के प्यार के प्रति छद्म दृष्टिकोण पर व्यंग कर रहे हैं, राइट। Starving through the leafless wood, trolls run a scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come, राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भूखे दरिंदे भद्रजनों के सताते हुए इस दुनिया में अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं। भद्रजनों में उन दरिंदों का विरोध करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वे चुप हैं। चूंकि दुनिया अत्यंत विकृत हो गई है, इसलिए कोई भी देवदूत इसकी रक्षा करने नहीं आएगा।
Cold impossible ahead lifts the mountain's lovely head, whose white waterfall could bless traveler in their last distress. राइट और ये लास्ट की अस्टांजा में कहना चाहते हैं कि हम आगे आशावादी तरीके से राइट कभी सॉरी इस कविता में अंतिम स्टांजा में कवि ये कहना चाहता है कवि मानव की तुलना पथिकों से करता है। वह आगे आशावादी तरीके से कहता है कि जीवन में आखिर पड़ाव वाले व्यक्तियों का जिनकी मौत सन्निकट है, पास में है, या जो अपनी आखिर यात्रा पूरी कर रहे हैं, के लिए पर्वत की श्रृंखलाओं की नयनाभिराम चोटियों और पर्वत से निकलने वाली स्वच्छ शीतल जल के झरनों का दृश्य यद्यपि दुर्गम्य और सुदूर है, आशीर्वचनों के समान होंगे। इस तरह कभी आधुनिक मानव के बुढ़ापा, प्यार में हताशा, जीवन में परिस्थिति जन्य एकाकीपन और मौत से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करता है और आशावादी होने के लिए प्रेरित करता है। जैसा मैंने बताया इनकी जो कविताएं होती है वो प्रेरणादायक होती थी। सो ये लोगों को प्रेरित करते हैं आशान्वित होने के लिए, बजाय कि हम हताश हो जाए जिंदगी को लेकर, हमेशा उसके बारे में सोचते रहें और हाथ कुछ नहीं आए। सो जैसा कि इन्होंने अपने बारे में लिखा है, शेम यहाँ पे इन्होंने इस चीज को प्रूव करा है। राइट चलो फॉल्स और ट्रू का कर लेते हैं। B1 का द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट। राइट ए स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें ट्रू होगा। बी का द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर। सेकेंड का फॉल्स। सी ऑल द रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव्स, इसका ट्रू होगा। डी whispering neighbors disturb the real delight of the aging person, इसका भी ट्रू होगा। और फाइनली ई old persons feel lonely as they gradually become inactive, ई का भी ट्रू है। और लास्ट एफ है death freezes the body and separates us from the crowd of the people, so एफ का भी ट्रू है। Right. Oh my God. So ओके सो इस तरह से एक कविता का एंड करते हैं। और इन केस इसके अलावा आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए मुझसे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको ऑल सडन रिप्लाई करूं। थैंक यू।